हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर्स में से मैथ्स में जो आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर वाइज एक एक वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब में डालते चला रहे हैं। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन वो आगे करके जब हम लोग उसका सेट्स का तैयारी करेंगे, मतलब क्वेश्चन बैंक का तैयारी करेंगे, तो उस वक्त वो छोटे छोटे चैप्टर्स को हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ अपने वीडियो में वो है ट्राइग्नोमेट्री। तो सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट में हमको समझना है कि ट्राइग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री को हिंदी मीडियम के जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे या मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, हो सकता है मेरा हिंदी थोड़ा सा गलत हो, लेकिन आपको समझदार है, हमसे थोड़ा ज़्यादा ही समझदार है, तो आप लोग समझ जाओगे कि त्रिकोणमिति और ट्राइग्नोमेट्री एक ही चीज़ होता है। ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्यों होता है, मैं एक छोटा सा बात बोलूँगा कि ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग करते क्यों। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक जैसे लीनियर इक्वेशन अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, या नंबर सिस्टम पढ़ाया, कुछ भी पढ़ा रहा था, उसमें आप एक देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन में अगर इस तरह से कोई भी एक लाइन को देखना है तो हम लोग जानते थे कि एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, हम लोग इस पॉइंट को ऐसे बना करके ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देते थे, वो हो जाता था लीनियर इक्वेशन। होता क्या है कि मैथ्स में सीधा लाइन और ए लाइन को हम लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ये कि अगर हमको सीधा लाइन निकालना है उसमें 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए कि दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। अगर इस तरफ का नापना है तो भी हम लोग नाप सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्शन होता है जिसका स्पेशली ये त्रिकोणमिति चैप्टर्स में बताया गया है, और वो डायरेक्शन होता है ये वाला। ठीक है, समझ लीजिए कि ये डायरेक्शन के लिए ही ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। सबसे बेसिक पढ़ाई मैंने आपको बताया कि जब भी हमको ये डिस्टेंस नापना होगा तो हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे, यानी ट्राइग्नोमेट्री का ही लगभग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री का अगर इस लाइन को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लाइन लेंथ पे बोलता है, कोई बोलता है लैटरल डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो ट्राइग्नोमेट्री में कहा जाता है इस लाइन को, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस लाइन को कहा जाता है बेस। हाइपोटेन्यूस जो होता है H से डिनोट होता है, इसको कहते हैं, अच्छे से बता दे रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा। परपेंडिकुलर का P होता है, जिसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, और B से डिनोट करते हैं हम लोग बेस। अब ये परपेंडिकुलर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, P से, बेस को करते हैं B से, और हाइपोटेन्यूस को हम लोग डिनोट करते हैं H से। अब ये बताइए कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप लोग मैथ्स इतना पढ़े होंगे कि ये जो सीधी लाइन है ये परपेंडिकुलर हो जाता है इस लाइन का। मतलब ये लाइन जो ये मेरा हाथ है वो ये हाथ का परपेंडिकुलर हो जाता है, सीधी रेखा जिसको कह सकते हैं वो हो गया परपेंडिकुलर। बेस यानी हो जाता है आधार, तो ये जो आधार है ये मेरा लाइन आधार हो जाता है और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर एक सीधा लाइन है जो इस बेस यानी कि इस आधार से निर्माण किया हुआ है, मतलब सीधा खींचा हुआ है, और ये मेरा हो जाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल अगर और एक बेसिक तरीके से देखा जाए कि हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि बहुत अच्छे किताब में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट मतलब जो लाइट जिससे निकलता हो, ये मान लीजिए लाइट निकलने का कोई रेखा है। अब ये लाइट अगर नीचे की ओर कर देंगे वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग ये दूरी को नाप सकते हैं कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है। ये दूरी लैंप पोस्ट, यहाँ हमने लैंप लगाया हुआ तो हम ये जान सकते हैं, लेकिन ये रोशनी कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसको जानने के आधार पे त्रिकोणमिति या ट्राइग्नोमेट्री का शुरुआत हुआ। ठीक है,
बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत पुराने प्राचीन काल से ट्राइग्नोमेट्री चला आ रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग उतना दूर नहीं जाते हैं। हम लोग बस इतना जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस को नापा जाता है, किसी भी प्रकाश अगर यहाँ से यहाँ तक फैल रहा है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम लोगों ने ट्राइग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है, यहाँ तक एक ट्राइग्नोमेट्री समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे वो 10 नंबर का है, एक ट्राइंगल होता है जिसमें एक हाइपोटेनियस एच होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये मेरा बेस का बी होता है और ये मेरा परपेंडिकुलर का पी होता है। यहाँ पे एक एंगल बनता है, वो होता है 90 डिग्री। बस ट्राइग्नोमेट्री का सबसे पहला जो होता है ना कि लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी तरह ट्राइग्नोमेट्री का जो मेरा मेन एक जो फॉर्मूला बोलिए या फिगर बोलिए, वो यही सबसे पहला फिगर या सबसे कंसेप्चुअल फिगर जो है वो ये है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, झारखंड पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है, उसका सबसे पहला चैप्टर आता है, ठीक है, वो आता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप कह सकते हैं कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में है त्रिकोण, ये मेरा बेस का बी हो गया, ये परपेंडिकुलर का पी हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। अब ये एच कैसे निकलेगा? एच निकलने का अलग अलग तरीका में से सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइग्नोमेट्री में जो होता है उसमें एक नया शब्द आता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है साइन। ठीक है, साइन, साइन ए, ये ए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बोल रहा हूँ, मैं बी और सी नहीं बोल रहा हूँ। अगर बी का निकालूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा, सी का निकालूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको ए निकालना है, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि P बाई एच। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग को कोर्स को कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जिससे ये साइन कहाँ से आता है और ये कैसे होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका भी एक बहुत बड़ा थ्योरम है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रूफ किया जाता है कि इसको कैसे प्रूफ करें कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, सॉरी। तो ये मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो चैप्टर वो छोटा छोटा है, एक एक नंबर का ही पूछता है, इसलिए उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी चीज़ को छोड़िएगा नहीं, मैं खुद ही इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट पूछता है, तो इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। अब मान लीजिए एक नया टर्म आता है, वो होता है कॉस ए। ठीक है, ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस और बी बाई एच। बी बाई एच अगर होगा तो वो हो जाएगा कॉस। तीसरा जो मेरा आता है वो होता है टैंजेंट, जिसको टैंजेंट को टैन भी कहते हैं। ठीक है, तो टैन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P बाई बी। ठीक है, P बाई बी मेरा हो गया टैंजेंट, यानी कि टैन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर में आता है वो होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि H बाई पी।
अब एक चीज याद रखिएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ध्यान दीजिएगा। कॉसेक ए इज इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं 1 साइन ए। अब साइन ए का हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर का p बाई एच, और इसको लिख सकते हैं ना h बाई पी, है ना। ये रेशियोज में h ऊपर चला जाएगा तो h बाई पी, तो h बाई पी आ गया, यानी कि कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 साइन ए। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ टर्म होता है वो हो जाता है सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन कॉस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन बी बाई एच, इसे कह सकते हैं एच बाई बी। तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, जो हमारा 6 टर्म होता है, 6 टर्म वो होता है हमारा कॉट ए, कॉट। ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर और बी बाई पी। ठीक है, कॉट ए को कह सकते हैं 1 अपॉन टैन ए, तो ये हो गया ना 1 अपॉन पी बाई बी होता है टैन ए का, यानी कि बी बाई पी। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि साइन कॉस टैन, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। ठीक है, अब इसको एक तरीका है, एक शॉर्ट टर्म है, आप लोगों को शायद पता हो नहीं पता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वो शॉर्ट टर्म आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को याद रखिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, बस इसको बस सुन लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। जब मैं क्लास 9th में था ना, तो ये मेरे सर ने मुझे सिखाया था, और उन्हीं का सिखाया वो मुझे काम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया। अगर आप ये याद रखिएगा तो आप कभी भी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू नहीं भूलिएगा। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल में पहला हो जाता है साइन ए, मान लीजिए, तो साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, है ना। उसके बाद कॉसेक ए इज इक्वल टू, बस यहाँ से उल्टा कर दीजिए, तो एच बाई पी, सेक ए इज इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी, बी बाई पी। तो आप ध्यान से देखिए कि ये साइन का भी हो गया पी बाई एच, कॉस भी हो गया बी बाई एच, टैन भी हो गया पी बाई बी, कॉसेक हो गया एच बाई पी, सेक हो गया एच बाई बी, और कॉट हो गया बी बाई पी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि मेरा, अगर ये चीज़ याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो अगर कभी भी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू पूछता है, 1 नंबर का जरूर पूछता है कि कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एच बाई पी। अगर हम ये जान लेंगे तो हमारा 2 नंबर 50 नंबर में लगभग 2 नंबर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से ज़रूर पूछता है, वो 2 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। यानी कि 150 में 2 नंबर आए, मतलब जोड़ के देखिएगा तो 150 में 150 से हमको लाना ही है, लेकिन ये 2 नंबर हम यहाँ से लेंगे, है ना। 2 नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है, 2 नंबर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वो 2 नंबर के लिए भी बहुत मेहनत करेंगे। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछता है। मैं ये 1 नंबर का तो नहीं है, ये 4-5 नंबर का है, लेकिन एक क्वेश्चन से आप सारा तरीका जानते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन को सही करना, गलत ना हो, तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन को, 4-5 क्वेश्चन को तैयारी करके जाइए। जितना मैं क्वेश्चन करा के आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन का तैयारी तो आप बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक इस तरह से ट्राइंगल है। ठीक है, अगर हमारा दिया हुआ है इफ tan a, मान लीजिए ये a है, ठीक है, ये b है,
ये थी tan A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, पूछेगा फाइंड ऑल रेशियोज। यहाँ पे ये भी बोल सकता है इफ tan A इज इक्वल टू 4/3 फाइंड sin A। तो अगर sin A सिर्फ पूछेगा ना या cos A सिर्फ पूछेगा तो वो एक नंबर में पूछेगा। मैंने क्या किया, फाइंड ऑल रेशियोज कर लिया, जान करके किया, ताकि एक tan के वैल्यू से मैं sin cos cosec sec और cot 5 का वैल्यू मैं आपको सिर्फ एक से ही दिखा दूंगा। टफ नहीं, बहुत ईजी है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, p/b। ये तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो मेरा ये हो गया, तो p इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, और b मेरा ये हो गया, b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, यानी कि p इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाइपोटेनस का ये फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज मत भूलिएगा। h², ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। यहाँ मेरा h है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है h² इज इक्वल टू p², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ b², बेस स्क्वायर। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बोला था कि सारे स्क्वायर वैल्यूज को कम से कम 20 तक को याद रखिएगा ताकि आपका सारा मैथ जल्दी बन जाए। तो 4 4 जो 16 प्लस 3 3 जो 9 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी कि h² इज इक्वल टू 25। अब आप ही बताइए, h² इज इक्वल टू 25 है, तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ का स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। तो हम इस स्क्वायर रूट के अंदर में इसका अगर 25 को अगर ब्रेक करते हैं, स्मॉल फैक्टर्स में तोड़ते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया फैक्टराइजेशन में कि एक बड़े सम को छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना है, 2 में 3 में 4 में कोशिश करना है। तो ये 2 3 4 से तो जाएगा नहीं, ये 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 25। तो स्क्वायर रूट में अगर 5 इंटू 5 है तो बाहर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक 5 बाहर आ जाएगा, है ना, एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू हो गया मेरा 5। बस एक बार अगर p का वैल्यू पूछा हो या b का वैल्यू पूछा हो या h का वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछे, अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में tan इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ था, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस दिया हुआ था। हमको h निकालना था तो हमने h निकाल दिया। इसी फॉर्मूला में अगर मान लीजिए h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला पहले लगाएंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है वो इक्वेशन के इस तरफ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। यानी कि अगर p नहीं दिया हुआ है तो h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, p नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, h² माइनस b² इज इक्वल टू p², है ना। तो इससे हम p का वैल्यू निकाल देंगे परपेंडिकुलर का, और इसी ट्राइंगल के वैल्यू में हम उसको पुट कर देंगे। पहले इसको कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ट्राइगोमेट्रिक रेशियो जब पूरा पूछा, फाइंड ऑल ट्राइगोमेट्रिक रेशियो, सारे रेशियो हमको निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू होता है p/h, p/h सॉरी, तो क्या हो जाएगा मेरा 4/5। फिर दूसरा कौन सा होता है, कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू होता है b/h, यानी कि 3/5, है ना। tan ए तो मेरा दिया हुआ है, फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है 4/3, क्योंकि ये होता है p/b इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद cosec ए, तो cosec ए इज इक्वल टू क्या होता है h/p, और कह सकते हैं 1/sin a होता है ना, 1/sin a इज इक्वल टू cosec a। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/4/5 यानी कि इज इक्वल टू 5/4, यानी कि h/p यानी 5/4। इसी तरह से हम लोग sec a निकालते हैं तो होता है इसका फॉर्मूला h/b, तो h/b क्या हो जाएगा मेरा 5/4,
3, ठीक है, 5/3 और cosec से cot a, cot a इज इक्वल टू क्या होता है b/p, b/p, तो b क्या है मेरा 3 और p क्या है मेरा 4। बस ये इसमें आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों से पूछता है ये कि tan का वैल्यू दिया हुआ है, sin और cos का वैल्यू निकालिए। मान लीजिए ऐसे पूछे या sin का वैल्यू दिया हुआ है, आप cos और tan का वैल्यू निकालें। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले जिसका भी टर्म नहीं दिया हुआ है वो पहले निकालेंगे और फिर इस तरह से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कोई भी चीज़ पूछे वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 1 नंबर पे ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में आ गया था, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया था, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ भी कर देता है, तो हमको उसको भी लेके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, और दूसरा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली में वो लोग क्या किया था, एक नंबर का एमसीक्यू होता है, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया था, ये दोनों निकालने में दिया था। देखा जाए तो एक नंबर का ही आता है। अब इसमें दिया था क्या कि एक ट्राइंगल बना हुआ था, ठीक है, एक इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ था, ये वैल्यू दिया हुआ था 29 और ये वैल्यू दिया हुआ था 21, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ये निकालना था, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, कोई बात नहीं। मान लेते हैं इसको a, ठीक है, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। हम क्या देख रहे हैं, b का वैल्यू दिया हुआ है 21, h का वैल्यू दिया हुआ है 29, हमको p का वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। p निकल जाएगा तो मेरा ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल कंप्लीट करना है। पूरा ट्राइग्नोमेट्री में ये बात को गांठ बांध दीजिए कि सबसे पहले आपको ट्राइंगल का जो भी वैल्यू है उसको निकाल लेना है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आगे जो करना है वो कीजिए, ये निकाल लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो P कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, हम लोग वही फॉर्मूला में चलेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h मेरा कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे लिख देंगे। तो 29 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। p हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं p को ऐसे ही छोड़ देते हैं, p स्क्वायर, और b कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, p यहाँ पर है, ये 21 है, ये है, तो हमको तो इसमें और इसमें कैलकुलेशन करना है, तो मेरा p निकल जाएगा। अगर दो क्या वैल्यू हमको मालूम है तो एक का वैल्यू निकालना आसान है। तो p स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 29 स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस ऑफ 21 का स्क्वायर। बिल्कुल आराम से बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जो चीज़ समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में डालिए, बिल्कुल डालिए, बेझिझक डालिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से उसके आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 29 स्क्वायर माइनस ऑफ 21 स्क्वायर। अब एक बात बताइए फ्रेंड, 29 का स्क्वायर का वैल्यू मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो अगर निकालना चाहूँगा तो मेरा मैथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा, इसको मल्टीप्लाई का इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा, फिर 21 इंटू 21 करना पड़ेगा। मैंने तो आपको पहले बोला था कि 20 तक को याद रखना है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ध्यान से, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से ब्रेक कर दिए। तो अब जब ब्रेक कर दिए तो ये क्या आ रहा है 9 और 1 10, 2 और 2 50 गुना 29 माइनस 21 क्या होता है 8, यानी कि 50 इंटू 8 कितना हो गया 400, ठीक है। यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब जब स्क्वायर में रहेगा तो आप जानते हैं कि इधर का टर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा 400, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होता है
20 इंटू 20 इज इक्वल टू होता है 400। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 20, तो एक 20, अगर दो स्क्वायर रूट पर 20 इंटू 20 है तो एक 20 बाहर आ जाएगा, यानी कि 20 है ना। स्क्वायर रूट में दो 20 इंटू 20 है तो एक 20 बाहर आएगा, यानी कि p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। तो ये p का वैल्यू हमने क्या ले आया, 20। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जिस पूरा ट्रायंगल को कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद जो भी पूछेगा हम उसको निकाल, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये पूछता है ना। तो ये कैसे निकलेगा वो हम cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो पहले ऐसे निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है मेरा 21/29, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/29 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। फिर दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 20/29, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर, हो गया, दोनों वैल्यू निकल गया। अब इसमें ये टर्म में लेना है, तो ये टर्म मेरा क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, होगा ना, ठीक है। तो अब ये दोनों का स्क्वायर निकालना, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं। 29 और 29 का एलसीएम तो सेम आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर, है ना। इसको स्क्वायर को अगर टोटल भी करते हैं हम, तो 29 का स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम कॉमन हो गया, और फिर ये 29 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 29 स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर हो गया 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, हो जाएगा ना। इसका मैंने 29 स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो 21 स्क्वायर प्लस और 20 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 इंटू 21 होता है 441, 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441 प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 400, ठीक है। 400/29 स्क्वायर, इसको अभी फिलहाल हम लोग इसी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 21 441 हो गया। अब 441 प्लस 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 841, और 29 स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 29 इंटू 29 होता है 841। तो ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो इसका जो ऑप्शन था वो था 1, ठीक है। अब दूसरा बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लेके आए हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाए हैं 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है हमारा 20/29, ठीक है। तो 29 स्क्वायर फिर कॉमन ले लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर। तो 21 स्क्वायर इक्वल तो अभी हम लोग किए थे वो होता है 441 माइनस ऑफ 400/841, 29 स्क्वायर इक्वल टू 841। तो 441 माइनस 400 कितना हो जाता है 41/841, तो यही रहेगा। एक का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1, और दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 41/841, ठीक है। ये भी ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था, उसको हमने टिक कर दिया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का, थोड़ा बड़ा बता दिया,
एक रेशियो था कि tan का वैल्यू दिया हुआ है, उससे आपको सारा निकालना है, साइन कॉस कॉसेक सेक और कॉट। उसमें से हो सकता है आपसे कोई भी पूछते साइन का बताइए या सेक का बताइए, एक नंबर। अगर tan का वैल्यू दिया हुआ तो आप वैसे ही निकालिएगा, ये भी वैसे ही निकालिएगा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि इस तरह का आप 5000 क्वेश्चन बनाइए, 5000 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन एक चीज पहले करना है, वो है ट्राइंगल का वैल्यू पहले निकाल लेना है। एच पी और बी का वैल्यू अगर आपके पास है तो दुनिया का कोई भी चीज ये लोग पूछे, कुछ भी पूछे, आप बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, ये आपका दूसरा ट्राइगोनोमेट्री का सिलेबस है। सिलेबस यानी जो आपका झारखंड कंबाइंड में पूछा, सॉरी झारखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस में, वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सिर्फ फॉर्मूला रहता है जिसको टिक करने को होता है। तो मैं आपको वही चीज बात पढ़ाऊंगा जो आपका पॉलिटेक्निक में, क्योंकि हमारा वीडियो जो है तो उतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, छोटा वीडियोस करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से समझ सकें और देख सकें। तो जो आपसे पूछता है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। कल के डेट में जब मैं क्लास 9th क्लास 10th वगैरह का जब क्लासेस में लूँगा ऑनलाइन यूट्यूब में, तो उसमें आपको ये जो फॉर्मूला मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप लोग ये देखिएगा कि फॉर्मूला से पूछता है तो जो जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है तो बस उसको याद रखना है, भूलना नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहला ऑप्शन आता है, वो होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेसिप्रोकल। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेसिप्रोकल क्या होता है? ये बस पूछता है cos थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? निश्चित है cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ये हम आपको अभी बता दिए थे। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये कुछ भी पूछ सकता है एक नंबर में। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec थीटा, 1/cot थीटा, 1/tan थीटा या 1/sin थीटा। जो 1/sin थीटा वो आप क्लिक कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला भाई क्या होता है? बस इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, वैसे आपको क्लास 9th में और 10th में ये वाला पढ़े होंगे। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पूछ देगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, तो आप ये टिक कीजिए। ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है? तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, बस इसको याद रखिएगा। ये नहीं कि 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 कर दिए, याद रखिएगा साइन थीटा बाई 2 रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई 2 रहेगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, फिर एक होता है tan थीटा बाई 2, ये होता है प्लस माइनस नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन थीटा, सॉरी 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 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हो गया tan थीटा बाई 2। ठीक है, हम लोगों से भी गलती हो सकता है, पर हम लोग कोशिश करें गलती ना करें, और आप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि 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 मैं बता दूँ, क्योंकि आपको 150 में 150 लाना है ना। 150 से 150 के नीचे मत रखिएगा, कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। 150 में 150 लाना है, बस ये सोच के चलना है। ठीक है, उसके बाद
तीन फॉर्मूला है उसको बिल्कुल याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एकदम याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है और हम भी कुछ भी पढ़ के जाएंगे, सॉरी मतलब पूरा पढ़ के जाएंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला का सीरीज और है, बस एक नहीं बस साइन एक्स गुना साइन वाई क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो वो होता है 1/2 ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या होता है, तो ये होता है 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर एक होता है साइन एक्स गुना कॉस वाई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन एक्स साइन वाई है, ये कॉस एक्स कॉस वाई है, ये साइन एक्स कॉस वाई है ना, ये साइन एक्स साइन वाई था, ये साइन एक्स कॉस वाई है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो 1/2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत है, साइन कॉस भर करके है, लेकिन इसी में से पूछेगा, ये गारंटी है। बस तैयारी कीजिए, जम के पढ़िए। ठीक है, अब एक है साइन एक्स प्लस साइन वाई, वो मल्टीप्लाई था, साइन एक्स साइन वाई यानी कि मल्टीप्लाई था, ये प्लस है, तो इसका फॉर्मूला में क्या ऑप्शन दे सकता है, जो भी देगा हम लोग ये सब अच्छा से याद करें, है ना। तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, है ना, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और इधर से कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, याद रखिएगा, -2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला, और इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं। ये ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मेरा कहाँ मान लीजिए 2 नंबर का पूछता है, इस सारे फॉर्मूले में सिर्फ टिक करना है। हो सकता है cos थीटा इक्वल टू 1 cos sin थीटा मिल जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये सब भी पूछेगा तो आप लोग करके आइएगा, मैंने पूरा कराया है। ठीक है, ईमानदारी से करवाया है। हाँ, ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो मत पूछिए, वरना जो हमारा वीडियोस है ना, वो महाभारत के ऐसा 18 एपिसोड का चला जाएगा, तो जल्दी जल्दी कराना है, तो मैंने आपको डायरेक्टली जहाँ तक हो सके शॉर्ट टर्म में भी बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ है जो
पूछता है, और जो पूछता है तो उसको तो छोड़ना नहीं है, और जो नहीं पूछता है उसको तो बिल्कुल करके जाना है, क्योंकि वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसको ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि एक H होता है, एक P होता है, एक B होता है। ठीक है, एक 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ का कोई वैल्यू निकालना है एंगल थीटा, मान लीजिए होता क्या है कि P दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये साइड सीधा लकीर दिया हुआ है, B नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है, लेकिन एंगल दे दिया है, तो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सिंपल, साइन A इज इक्वल टू P बाई H हम आपको बता रहे थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज टू साइन A। अगर साइन A में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू P बाई H। अब 30 मतलब साइन 30 का वैल्यू जो भी हो, अगर वो पुट कर देंगे तो मान लीजिए कि साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 इज इक्वल टू P बाई H, है ना। अब अगर मान लीजिए P का वैल्यू दिया हुआ है तो 1/2 इज इक्वल टू P मान लीजिए 2 है तो 2/H, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि H इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली बोला वीडियो में, लेकिन आप समझिए ध्यान से, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अब हमको B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते थे कि साइन A इज इक्वल टू मान लीजिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हम जानते हैं फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो P बाई H होगा, तो P बाई H होगा तो H का P का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 2, ठीक है, P का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो P का वैल्यू में 2 लिख दिया अपॉन H लिख दिए, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया होगा, तो अब तो जानते ही है ना कि हमको ट्रायंगल तो पूरा करना है, लेकिन यहाँ पे हमको एक फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये और ये वैल्यू नहीं मालूम है, जब B और H नहीं मालूम है तो आप P का वैल्यू निकाल करके वो फॉर्मूला जो है आपका H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो सिर्फ P का वैल्यू मालूम है, H और B नहीं मालूम, तो कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/H, और साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 इज इक्वल टू 2/H, है ना, 1/2 इज इक्वल टू 2/H। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे का चीज़ ऊपर चला जाएगा, ऊपर का चीज़ नीचे आ जाएगा, तो 1 इंटू H इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि H इज इक्वल टू 4, यानी कि H इज इक्वल टू 4। अब आप ही बताइए, 2 मालूम हो गया, 4 मालूम हो गया, तो B नहीं मालूम हो जाएगा, बिल्कुल मालूम हो जाएगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से मालूम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया, मान लीजिए tan 60 है, मान लीजिए cos 90 है, तो एक पूरा एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना हो, है ना, कि सर ये 30 डिग्री कहाँ से आया, तो 30 डिग्री ऐसे आया कि पूरा टेबल को याद कर लीजिए फिलहाल, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कैसे आया वो आप रहने दीजिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया 0 डिग्री, यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, यहाँ लिख दिया 45 डिग्री, यहाँ लिख दिया 60 डिग्री, यहाँ लिख लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लिया साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0, बस याद करते चले जाइए। साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। और नीचे से ऊपर चला गया ना, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, कॉस 30 डिग्री बस इसका उल्टा कर देगा, यानी कि √3/2, कॉस 45 और साइन 45 सेम होता है, ये याद रखिएगा, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, कॉस 60 यानी कि साइन 30, अब समझ में आया, करना क्या है, कॉस 60 इक्वल टू साइन 30 और कॉस 30 इक्वल टू साइन 60, यही वैल्यू तो रखा है मैंने,
है ना, और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो sin 90 इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 सेम आ रहा है ना, तो ये और ये सेम हो जाएगा। बस एक टर्म का याद कर लीजिए, सारा टर्म निकल जाएगा, याद करना भी नहीं पड़ेगा, बस ये चीज़ याद रहनी चाहिए। ठीक है, tan का खाली याद रखना है, tan इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, और tan इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू होता है 1, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3 और tan 90 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब cosec इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin, तो 1/sin 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2, cosec 45 डिग्री होता है √2। ठीक है, cosec 60 डिग्री होता है 2/√3 और cosec 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना, एकदम जरा सा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना वरना गलत हो जाएगा। cosec इज इक्वल टू 1/sin होता है, यानी कि 1/0 डिग्री, यानी कि 1/sin 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/sin 30, तो 1/sin 30, sin 30 इक्वल टू 1/2, तो 1/1/2 यानी कि 2। ठीक है, बस 1/sin करेंगे तो मतलब इस वैल्यू से भी हम ये वैल्यू याद कर सकते हैं, मतलब ये वैल्यू याद करेंगे तो इसका अपोजिट में cos हो गया, इससे भी tan याद कर लीजिए, फिर cosec इसका उल्टा हो जाता है, sec देखिएगा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो sec इज इक्वल टू होता है 1, sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 और sec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 और sec 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट में आते हैं 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, कॉट का ये वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू 3, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आप देखो मेरा tan और cot मीटिंग, तो 0 0 √3 1, ये मतलब tan याद कर लो तो उसका अपोजिट हो जाता है cot और cosec में। तो इसको प्रैक्टिस करने का टेबल को, इसको बस एक बार याद रखिएगा, ये जो टेबल है इसको खूब बढ़िया दीवार पे एकदम चिपका दीजिए, सादा दीवार छोड़िए ही मत, इस चीज़ को कागज में लिख करके चिपकाते चले जाइए। ये सब 1 नंबर का है, 150 में 150 लाना है तो इतना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, वरना सब बेकार हो जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसका भी लगाते हैं, है ना। बहुत से लोग बोलता है करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि एक क्वेश्चन लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ है एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो रिलेट करेगा हमारा ट्राइग्नोमेट्री के, यानी कि त्रिकोणमिति के इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मेरा परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, ठीक है, बेस हमें नहीं मालूम, ओके, ये भी हमें नहीं मालूम, दोनों चीज़ नहीं मालूम। तो आप ही बताइए, जब ये और ये मालूम नहीं रहेगा तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b² में p का वैल्यू मालूम है लेकिन h² और b² का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर एंगल का वैल्यू लेकिन दे दिया, ये एंगल इज इक्वल टू दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, अब ये कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से एंगल का एक एक डिफिनेशन बताया, ठीक है, कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री में क्या होगा, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है कि मान लेते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या हो गया, या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा 5 है, बेस को b मान लेते हैं, और tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 इंटू बी इज इक्वल टू 5 इंटू √3, और ये कह सकते हैं b इज इक्वल टू 5√3।
ठीक है। अब h निकालना है, तो h तो बहुत इजीली निकल जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पे कि मैंने b कैसे निकाला, किसी को भी निकाला, तो पहले b निकाला, तो अब मेरा h निकल जाएगा। तो p मेरा क्या दिया हुआ था 5, तो 5 स्क्वायर और b इज इक्वल टू हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो एक हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3। मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। अब क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब यहाँ पे √3 इंटू √3 है, तो आपको पता है कि √3 इंटू √3 में रहेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3, और 5 का ये 25 इंटू 3 75, तो ये हो गया 100। ठीक है, 5 का 25, 25 इंटू 3 100, 25 इंटू 3 75 और 25 का 75 इज इक्वल टू 100, वेयर h इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 100 और h इज इक्वल टू 10, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 का क्या होगा 10 इंटू 10, एक हम 10 कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 10। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने b का भी वैल्यू निकाल लिया, h का भी वैल्यू निकाल लिया और p का भी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में मैं बता दूंगा दो तरीके का। अब अगर मान लीजिए पूछता है कि फाइंड h निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है और ये दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, एक तो मैंने क्या किया कि tan का वैल्यू लेके tan 30 डिग्री लेकर के मैंने p बाई b करके b का वैल्यू निकाला था। अगर यहाँ पर h पूछ दिया, ठीक है, बहुत इजी बता है, तो हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है p बाई h। ठीक है, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, p क्या है मेरा 5 और h मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बिल्कुल होगा, तो 1 इंटू एच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप याद कीजिए कि पहले भी h का वैल्यू 10 ही आया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि साइन कॉस टैन क्या, मान लीजिए कोई भी चीज़ डिमांड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ मांगा है, अगर उसका एंगुलर जो भी उसका एंगल है उसका वैल्यू पुट करके इस तरह से निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। उसमें भी 10 आया था, इसमें भी 10 आया था, फर्क इतना है कि उसमें मैंने tan से निकाला था p बाई b करके, जब b का वैल्यू निकल गया था तो h का वैल्यू का फॉर्मूला पे निकाला था h स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन जब ये फॉर्मूला में जब हमसे पूछा कि h का वैल्यू क्या होगा तो हमने क्या किया sin 30 इज इक्वल टू p बाई h और इस तरह से हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 3 सवाल मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या है इन 3 सवालों में कि लगभग मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर और पता नहीं कितने स्टेट लेवल के क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन जरूर रहता है। सीबीएसई का पेपर हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का आता है। तो चलिए वो 3 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, इसमें एक है पहला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे देगा। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3, ये होता है ना। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो 2 tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/√3, 2 1 या 2/√3 अपॉन 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 1/3। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा और 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 4/3।
3 × 3 + 1 4/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 3/2√3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो कुछ ऐसा था, वो ऐसा था कि इसका ऑप्शन में दिया हुआ था 1 2 3 4, कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऑप्शन दिया हुआ था √3/2। ठीक है, तो अब √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन में कुछ 1 था, 0 था, कुछ भी होगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक काम करना है और इस चीज को ध्यान से समझिए। ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई √3 कर दिए तो क्या दिक्कत है, मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल में क्या होता है, जब आपको मैंने पढ़ाया होगा तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, ऊपर नीचे मैंने इसी के सम को मैंने डाल दिया √3/√3। ठीक है, ताकि ये √3 का वैल्यू ऊपर आ जाए। अब देखिए ये हो जाएगा 3√3, कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा √3 × √3 क्या होता है 3, तो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कैंसिल, तो क्या आ गया √3/2 है ना, तो ये √3/2। ओके, उसके बाद इसमें पूछा था, इसमें ध्यान से पूछेगा, एक साल के क्वेश्चन में पूछा है, पहला sin 60 डिग्री ऑप्शन है, ये इसी क्वेश्चन का ऑप्शन है, sin 60 डिग्री कौन सा सही होगा, cos 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन था tan 60 sin 30, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें देख रहा हूं कि sin 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2, cos 60 डिग्री से होता है 1/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इज इक्वल टू √3/2 इसका वैल्यू होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जितना साल भी पूछा है इतना ही तक में आपको मतलब आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने करवा दिया। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करते चले जाना है ताकि, और हर एंगुलर डायरेक्शन का 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री आपको सबका वैल्यू याद रखना है। टेबल बनाइए, दीवार पे चिपका दीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है लेकिन पूछता है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप में से कितने लोग हैं जो tan 45 का वैल्यू को शायद नहीं जानते होंगे, जानते होंगे, मैंने कभी बताया था कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर बढ़ गया 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 0/2। ठीक है, 0/2 कोई भी डिजिट, कोई भी अंक अगर उसको 0 को अगर किसी भी अंक से डिवाइड दिया जाए तो उसका आंसर आता है इनडिफिनिट, यानी कि इंफिनिटी, इनडिफिनिट, इसका कोई आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो दिया था वो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। एक ऑप्शन इसका देता है tan 90 डिग्री, दूसरा दिया हुआ था 1, तीसरा दिया हुआ था sin 45 डिग्री, और फोर्थ वन दिया हुआ था 0। ये ऑप्शन दिया हुआ था। ये झारखंड पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे लगता है 2014 या 15 का क्वेश्चन था, तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था। अब आप बताइए tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिटी। 0 नहीं करना है, अगर 2/0 होता तो फिर 0 वैल्यू होता है, लेकिन अगर 0/2 है तो उसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो tan 90 डिग्री पर इंफिनिटी देने के लिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, पहला। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुझे लगता है इस बार पूछेगा, है कि इसको 3 बार से नहीं पूछा है, मैं इसको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है sin of 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे पूछा है, ऑप्शन है पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री,
तीसरा 45 डिग्री, फोर्थ 60 डिग्री। कुछ ऐसा बोला है, और बोला है कि ए का वैल्यू कितना डिग्री रहेगा। इस क्वेश्चन में ये रहता है कि ए का एंगुलर वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले कैसे बनाना है इसको मैं बताता हूँ। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। आप लोग शायद क्लास 9 में ये वाला पढ़े होंगे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। और मैं अभी आपको थर्मोडायनामिक ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटी में मैंने आपको ये वाला चीज़ लिखवाया हूँ, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन 2a का वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 2a का वैल्यू क्या है, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है। अब ये 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो गया 1, यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 कब आता है, 1 का वैल्यू कब आता है, जब कॉस 0 डिग्री होता है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। तो मैं यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख सकता हूँ। अब ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री, यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो गया, ये लगभग 3 बार से नहीं पूछा है, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो लगता है तो मैं करवा दिया। अब एक चीज़ है आपके थर्मोडायनामिक में ही, सॉरी ट्राइग्नोमेट्री में ही, ट्राइग्नोमेट्री में एक सब चीज़ है जो समझने में उसका पूरा थ्योरम होता है, ठीक है। ये क्लास 10th लेवल में आता है, और ये थ्योरम को समझने के लिए आपको बस मैं आपसे 2 मिनट का टाइम लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको जल्दबाजी में पढ़ाना है मुझे, मेरे पास जितना टाइम है मैं आपको उसी टाइम पे बता दूँगा। अब अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई थीटा का वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है, तो हम बताते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ओके। अब अगर मान लीजिए कि ये थीटा हम कुछ यहां पे करते हैं, तो क्या होगा, तब हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और कुछ नहीं, ये तो मेरा 90 है ना, ठीक है, तब हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया है कि अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो इसके अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, और उसके साथ में होता है बेस। ये तो आप जानते हैं बेस कब होता है, एंगल के साथ में होता है, और इसके परपेंडिकुलर, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो थीटा मतलब एंगल के अपोजिट में रहता है, उल्टा डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा B, ये मेरा हो जाएगा H, और B और H कब होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा विच इज इक्वल टू B बाई H। अब समझ में आया, ये मैंने छोटा सा तरीके से समझाया है, लेकिन जब मैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स और 10th का मैथमेटिक्स का क्लासेस जब उसका वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तब आपको ये चीज़ बहुत तरीके से समझाऊंगा, लेकिन मैंने इसको 1 मिनट में समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से बस याद कर लेना है, क्योंकि हमारा झारखंड पॉलिटेक्निक में 1 नंबर का सवाल आता है, तो ये इस तरह से पूछता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ऑप्शन में रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। तो याद रखिएगा कॉस थीटा में क्लिक करना है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टैन थीटा। आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा, सिंपल है, कुछ है तो नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, फिर कॉस का साइन, फिर टैन कॉट, ये रिलेशन यहाँ पे भी देखेंगे, कॉसेक का सेक, सेक का ये, ठीक है। और यहाँ पे
बस करना क्या है, जो हम लोग जो वैल्यू पहले निकाल रहे थे वो था साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, लेकिन जब थीटा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें पता है कि थीटा के एडजेसेंट में हमेशा बेस होता है, जैसे था ना यहाँ के थीटा से सटे हुए में बेस रहता था और थीटा के अपोजिट में पी रहता था। जब थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो इसके एडजेसेंट में तो बी हो जाएगा और इसके अपोजिट में पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू पी बाई एच, जो बदल के हो जाएगा पी बाई एच। कब? जब साइन 90 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच। बस ये एक था थर्मोडायनेमिक ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री का जितना भी सिलेबस था, ठीक है, वो मैंने करवाया। इसका आपको 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, ठीक है, इसी से पूछता है। तो कैसे पूछेगा वो 2 क्वेश्चन करा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं ज़रूर करवाऊंगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल है। करना क्या है, इसमें किसी भी एक को मैं बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा। अगर tan 90 डिग्री माइनस ऑफ 25 डिग्री करूँ, 90 माइनस 25 कितना होता है? 65 होता है कि नहीं होता? तो मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, और अपॉन cot 25 डिग्री को छोड़ दिया। तो अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। अब समझ में आया? तो cot 25 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होगा, ऐसा आ गया 1। क्लियर? आपको ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो कि tan 65 डिग्री अपॉन cot, मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 25, क्योंकि 90 माइनस 25 इक्वल टू 90 माइनस 65, सॉरी 90 माइनस 65 इज इक्वल टू 25 होता है। ठीक है, तो ये हो गया tan 65 डिग्री। अब cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा क्या है मेरा? 65 डिग्री। तो दोनों कैंसिल करेंगे तो आ गया ना 1। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो पूछा था, उसको करवा देते हैं। साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, किसी को भी ले सकते हैं। चलिए मैं ऊपर वाले को लेता हूँ। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 72 इज इक्वल टू होता है 18, इसलिए मैंने 90 माइनस 72 कर दिया। और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी दिया हुआ था कॉस ऑफ 72 डिग्री। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 72 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आ गया ना 1। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से झारखंड पॉलिटेक्निक में जितना भी तरीके का सिलेबस दिया था वो मैंने पूरा कंसेप्ट वाइज करवा दिया आपको। इसके बाहर अब आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी समझना था मैंने सारा समझाया। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और मेरे सारे चैनल्स में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है कि आपको 150 में 150 मार्क्स बिल्कुल रखना है, उसके नीचे बिल्कुल नहीं सोचना है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, इसके नीचे आपको नहीं रखना है। तो मेरे सारे चैप्टर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल का नाम है, याद रखिएगा, बेसिक पाठशाला। बेसिक पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारे चैप्टर्स को मैंने वीडियोज़ में एक एक वीडियो करके पुटअप किया हुआ है। सारे वीडियोज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको मैं तुरंत से जितना जल्दी हो सके मैं उसके आंसर ज़रूर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेसिक पाठशाला को। अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।